हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा टेट टीजीटी पेपर 2019 के 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के और 15 क्वेश्चन है वो जनरल हिंदी के सोल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हरियाणा टेट का हम जनवरी 2019 वाला पेपर आज सोल्व करेंगे टीजीटी का। इससे पहले लगभग हरियाणा टेट के 5 पेपर वो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन भी शानदार हैं और हिंदी वाले क्वेश्चन तो और भी ज़बरदस्त तरीके से हैं। तो आप उनको सोल्व करोगे तो आपको अपना आकलन करने का बहुत ही अच्छा साधन है ये। आए हुए क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं और कौन सा टॉपिक कमज़ोर है उसको और पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि पूरा देखोगे तभी आपको इसका उचित लाभ मिलेगा। 1 या 2 मिनट देखने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। 1 मिनट या 2 मिनट देखने से अच्छा है कि आप कम बाद में जब टाइम मिले तब देख लो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा इस वीडियो से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, नाटकीय खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है। यह स्वांग रचना खेल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार समाहित है और यह हमेशा पुनर्उत्पादक होता है। तो दोस्तों, नाटकीय खेल के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा कथन सही नहीं है। यह हमेशा पुनर्उत्पादक होता है, ये बात इसमें गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट है, ऑप्शन 4 इसमें। क्योंकि क्यों राइट है, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा है कि नाटकीय खेल के बारे में कौन सा कथन नहीं है। तो यह सक्रिय खेल होता है। स्वांग रचना खेल होता है क्योंकि इसको नाटक के रूप में रचना ही तो की जाती है और इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार होता है, लेकिन यह हमेशा पुनरुत्पादक होता है, यह बात इसमें गलत है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। गणितीय या गणना संबंधी अक्षमता का एक प्रकार है। गामक अक्षमता का, अधिगम अक्षमता का, बौद्धिक अक्षमता का या दृष्टि बाधिता का। तो दोस्तों, गणितीय या गणना संबंधी अक्षमता एक प्रकार है। कौन सी प्रकार की अक्षमता में आती है गणितीय या गणना। तो दोस्तों, ये होती है अधिगम अक्षमता का। ऑप्शन नंबर 2 है वो इसमें राइट हो जाएगा, अधिगम अक्षमता का। फिर आता है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है। यह मस्तिष्क के बाएं फ्रंटल लोब में स्थित होता है। यह व्याकरण संबंधी प्रक्रियाओं में सहायता करता है। यह भाषा उत्पादन का कार्य करता है और यह शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, इसमें पूछा है कि मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3, यह भाषा उत्पादन का कार्य करता है। ये ब्रोका क्षेत्र से मस्तिष्क से संबंधित नहीं होती है, भाषा उत्पादन का कार्य। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नांकित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, ये कौन से अधिगम सिद्धांत की मान्यता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवाद, सामाजिक अधिगम सिद्धांत और पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इसका एक दृष्टिकोण ये है कि बाल विकास सतत प्रक्रिया नहीं होती है। यह कथन की व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है। व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नांकित में से किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है। दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ें कि व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है। व्यक्तित्व के संदर्भ में किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की, संरचनावादी दृष्टिकोण की, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की या संज्ञानवादी दृष्टिकोण की। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा व्यवहारवादी दृष्टिकोण की। व्यवहारवादियों दृष्टिकोण का ये मानना था कि व्यक्तित्व है वो सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय होता है। सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय होता है व्यक्तित्व। व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ये। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नांकित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है। आंख झपकना, चूसना, तैरना और कार चलाना। तो दोस्तों, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि कार चलाना वो नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4। फिर अगला क्वेश्चन। बच्चों के खेल के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ने के साथ कम होती जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ खेल ज़्यादा सामाजिक होता जाता है। साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है और आयु बढ़ने के साथ खेल ज़्यादा लैंगिक रूप से उपयुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें बच्चों के खेल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, ये बात इसमें गलत है, मतलब सही नहीं है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि किशोरावस्था आते आते तो बहुत ही लिमिटेड हैं वो दोस्त बनने लग जाते हैं। व्यक्तिगत मित्रता होती है और बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता होती है। और मित्र मतलब जो मित्र होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड संख्या में होते हैं, 1 2 3, लेकिन उनसे घनिष्ठ मित्रता होती है। तो साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, ये इसमें गलत कथन दिया हुआ है। फिर आता है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। प्याजे के द्वारा, बिन्ने के द्वारा, केरोल के द्वारा या केटल के द्वारा। तो दोस्तों ये तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि त्रिस्तरीय सिद्धांत है बुद्धि का, वो किसने दिया है? इसमें हो जाएगा केरोल के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। केरोल के द्वारा दिया है त्रिस्तरीय सिद्धांत, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है केरोल का। अब आप सबको पता है कि बिन्ने ने तो सिर्फ एक स्तरीय बुद्धि बताई है, या इसको हम निर्गुणस्वादी सिद्धांत भी कहते हैं। निर्गुणस्वादी सिद्धांत जॉनसन ने इसको नाम दिया था। फिर आता है अगला क्वेश्चन। 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गिल्ला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए। यह निम्नांकित में से किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है? और रिग्रेशन हो जाएगा इसमें, पश्चगमन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पश्चगमन है, मतलब रिग्रेशन। फिर आता है अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, और शास्त्रीय अनुबंधन अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में परिणाम अनुबंधन का एक महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, ये कथन इसमें गलत है। शास्त्रीय अनुबंधन है वो अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित होता है, ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित नहीं होता है शास्त्रीय अनुबंधन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों ये रिपीट हो गई। फिर है यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं, एक उदाहरण है प्रक्रियात्मक ज्ञान का, घोषणात्मक ज्ञान का, स्पष्ट ज्ञान का, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो इसमें राइट है कि साइकिल कैसे चलाएं, यह उदाहरण है प्रक्रियात्मक ज्ञान का। फिर है यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वह प्रयोग कर रहा है अर्थगत स्मृति का, संवेदी पंजीयन का, प्रक्रियात्मक स्मृति का, या धारावाहिका स्मृति का। तो दोस्तों बच्चा क्या है कि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया है, तो कौन सी प्रकार की स्मृति का वो उपयोग कर रहा है, ये बात इसमें पूछी है। तो ये हो जाएगा धारावाहिक स्मृति का, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा, धारावाहिक स्मृति। फिर अगला क्वेश्चन। स्टनबर्ग द्वारा दिए गए सफल बुद्धि के त्रिशाखीय सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? आप सबको पता होगा कि त्रितंत्रीय या त्रिशाखीय सिद्धांत है वो स्टनबर्ग के द्वारा दिया गया था, और उसमें बुद्धि के जो 3 प्रकार बताए थे उसमें कौन सा प्रकार सम्मिलित नहीं है दिए गए ऑप्शनों में, ये बात इसमें पूछी गई है। तो है विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, या प्रायोगिक बुद्धि। दोस्तों इसमें हो जाएगा संगीतीय बुद्धि, ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें राइट हो जाएगा, संगीतीय बुद्धि। फिर है अगला क्वेश्चन। जब चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है तब कार का सीट बेल्ट बजर बजना बंद हो जाता है, यह उदाहरण है सकारात्मक पुनर्वलन का, नकारात्मक पुनर्वलन का, सकारात्मक दंड का, और नकारात्मक दंड का। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जब चालक कार की सीट बेल्ट है वो बांध लेता है तो कार का सीट बेल्ट बजर है वो बजना बंद हो जाता है। तो यह उदाहरण किस चीज़ का है? आप सबको पता है कि वांछनीय व्यवहार को बढ़ाना और कम करना तो होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन दोनों ही वांछनीय व्यवहार को बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें कि जब चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है और उसके बाद कार का सीट बेल्ट बजर है वो बजना बंद हो जाता है, यह उदाहरण नकारात्मक पुनर्वलन का। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें दोस्तों राइट क्यों हुआ ये समझ में नहीं आ रहा, शायद इसमें फर्स्ट ही होना चाहिए, सकारात्मक पुनर्वलन का ये उदाहरण होना चाहिए। लेकिन अब हरियाणा टेट का जो आंसर किया उसमें ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको देख के बताऊंगा बाद में, लेकिन इसमें शायद मेरे हिसाब से सकारात्मक पुनर्वलन होना चाहिए। और आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं, क्योंकि इसमें सीट बेल्ट बांध लेता है उसके बाद सीट बेल्ट बजर है वो बजना बंद हो जाता है, तो ये उदाहरण सकारात्मक पुनर्वलन का होना चाहिए। नकारात्मक पुनर्वलन दे रखा है, शायद मिस्टेक से हो सकता है ये भी आंसर, लेकिन इसमें नकारात्मक पुनर्वलन मान रखा है, जो शायद नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से सकारात्मक होना चाहिए। और आपकी राय भी आप ज़रूर बताएं। फिर आता है अगला क्वेश्चन। तुम मेरी पीठ खुजाओ और मैं तुम्हारी खुजाऊंगा निम्नांकित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है, जैसा कि पियाजे ने बताया?
सहयोग की नैतिकता का प्रारंभ, पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता, वास्तववाद या नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें कथन है कि तुम मेरी पीठ खुजाओ और मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। तो किस प्रकार की नैतिकता का और ये इंगित कर रहा है? तो दोस्तों ये है कि सहयोग की नैतिकता का आरंभ, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं दोनों, कि तुम मेरी खुजाओ और मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। फिर अगला क्वेश्चन, मित्ता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसे अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। भय के इस प्रकार वापसी को कहा जा सकता है उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन, स्वतः पुनर्प्राप्ति या विलोपन। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वतः पुनर्प्राप्ति। अचानक मतलब व्यवहार को वापिस प्राप्त कर लेना स्वतः पुनरावृत्ति है। आप सबको पता होगा कि विलोपन, स्वतः पुनरावृत्ति, ये सब पावलो वाले सिद्धांत के जो शब्द हैं वो हैं। तो व्यवहार है वो मतलब उसका सामान्यीकरण है, वो वापस धीरे धीरे भूल गई, लेकिन एकदम अचानक से खिलौना सांप मिला तो वो फिर उससे डर गई। तो ये होता है स्वतः पुनर्प्राप्ति। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास का क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत लगभग हरियाणा डेट के हर एग्जाम में मैंने देखा है कि छठा पेपर है हमारा और लगभग 6 पेपरों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र के क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसमें कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है, यह बच्चे के सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, यह उन कार्यों या क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता और ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है, यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो दोस्तों यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, आप सबको पता भी होगा अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र वो वाइगोत्स्की का ही दिया हुआ है। अब इसमें दोस्तों यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें गलत कथन है, क्योंकि इसमें बच्चा है वो दूसरों की सहायता से पूरा नहीं कर सकता, ना ही स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ये बात इसमें सही है कि स्वतंत्र रूप से कर सकता है, ये बात इसमें गलत है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यही है कि बच्चा है वो सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है और यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है। यह उन कार्यों या क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता और ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है। तो ये ऊपर वाले तीनों तो सही हैं समीपस्थ विकास के क्षेत्र से, और नीचे वाला ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें गलत है। तो इसमें ये हो जाएगा नहीं पूछा है हमसे। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निर्वाह करना, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास और आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन। तो दोस्तों सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, ये बात इसमें पूछी है। तो इसमें आ जाएगा आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन। ऑप्शन नंबर 4 है, आत्म केंद्रित में खुद के अनुसार व्यवहार किया जाता है बालक के। तो आत्म केंद्रित व्यवहार वो सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को कहते हैं सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, दंड और प्रेरक। तो दोस्तों इसमें पुनर्बलन वाले क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं, बहुत ही मतलब शानदार तरीके से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, रीट के अनुसार हैं। आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा मतलब किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय, अब अप्रिय यहाँ पे कीवर्ड हो गया, अप्रिय उद्दीपक का मतलब ये दंड का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, कोलब्रुक के अनुसार अच्छा बालक या अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है पूर्व लौकिक नैतिकता का, पश्च लौकिक नैतिकता का, लौकिक नैतिकता का और नैतिकता का सापेक्षिक। तो दोस्तों कोलब्रुक ने, आप सबको पता होगा कि 3 ही प्रकार की बताए थे नैतिक सिद्धांत है, जो कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो दोस्तों इसमें पूछा कि अच्छा बालक या अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है कन्वेंशनल मोरलिटी का। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा इसमें लौकिक नैतिकता का। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, या फिर हम प्रशंसा की भी इसको नाम दे सकते हैं, प्रशंसा की अवस्था भी, ये सब कन्वेंशनल मोरलिटी के अंतर्गत। फिर आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, ब्रॉन फेन ब्रेनर के विकास के पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल निम्नांकित में से किस तंत्र में समाहित है? सूक्ष्म तंत्र, वृहत तंत्र, मेजोतंत्र और एक्सोतंत्र। तो दोस्तों इसमें माता पिता का कार्यस्थल पूछा है, माता पिता का कार्यस्थल है वो एक्सोतंत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट हो जाएगा एक्सोतंत्र। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों समान नहीं है। अधिगम अक्षमता युक्त बालक की IQ निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है और बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों ही विकासात्मक अक्षमताएं हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अधिगम अक्षमता युक्त बालक की IQ निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसमें राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व किया जाता है उसे कहा जाता है योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, औपचारिक आकलन या निदानात्मक आकलन। तो दोस्तों इसमें है कि अधिगम के दौरान या अनुदेशन के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है, तो ये हो जाएगा औपचारिक नहीं, रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसमें राइट हो जाएगा, रचनात्मक आकलन। अधिगम के दौरान किया जाता है वो तो है रचनात्मक आकलन, और अधिगम के बाद मतलब सबसे लास्ट अधिगम का आकलन जिसको हम कहते हैं वो होता है समेटिव। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सावलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने दी है? शमुअल क्रिक ने, लियो केनर ने, BF स्किनर ने और JB वाटसन ने। तो सावलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने दी है? इसमें आ जाएगा लियो केनर। ऑप्शन नंबर सेकंड, सावलीनता की व्याख्या वो लियो केनर ने सबसे पहले की थी। फिर अब विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है। यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या है? मतलब भ्रूण के सिर का विकास है वो उसके पैरों से पहला होता है। तो यह केंद्र से बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर, समरूपता और एकीकरण। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। फिर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है? सम्मिलन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन और शेपिंग। तो दोस्तों इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शेपिंग। शेपिंग वो प्याजे से संबंधित नहीं है दोस्तों। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? संगीतीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, तार्किक एवं गणितीय बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। तो दोस्तों इसमें गार्डनर के द्वारा पूछा है, तो गार्डनर ने आप सबको पता होगा कि 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत। तो उसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सृजनात्मक बुद्धि है वो गार्डनर के द्वारा नहीं बताई गई थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नांकित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? विलोपन, स्वतः पुनर्प्राप्ति, शेपिंग और उद्दीपक विभेदन। तो दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत सबसे पहले हम बात करते हैं। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत आप सबको पता होगा पावलोव के द्वारा दिया गया था। अब ये इंग्लिश वाला नाम ध्यान में रखें, कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट है वो शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव के द्वारा दिया गया। तो इसमें पावलोव से संबंधित कौन सा शब्द है वो नहीं है, ये बात इसमें पूछी है। तो दोस्तों शेपिंग है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें राइट हो जाएगा, शेपिंग। इससे संबंधित एक क्वेश्चन अभी ऊपर भी गया है, ये देखिए, प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया से कौन से संबंधित नहीं है? वो भी शेपिंग है। और पावलोव से संबंधित नहीं है, वो भी शेपिंग है। तो आप बात करते हैं कि शेपिंग है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों शेपिंग है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियाँ देती है। जल्दी वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियाँ देती है वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या है। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम का, शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का और सामाजिक अधिगम का। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसमें राइट है, शास्त्रीय अनुबंधन का, क्योंकि इसमें भी बच्चे के ललाट पर थपकियाँ देने से वह चूसने से संबंधित गतिविधियां वो प्रदर्शित करता है। जब भी थपकी देती है ललाट पर तब वो चूसने संबंधी गतिविधियां प्रदर्शित करता है। तो ये एक तरीके से मतलब अनुबंधन हो गया, जैसे ही थपकी लगी वैसे ही उसने चूसना शुरू कर दिया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आपको याद आ रहा होगा कि मतलब घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, वो शास्त्रीय अनुबंधन वाला सिद्धांत, वैसा ही काम यहाँ पे हो रहा है। जैसे ही ललाट पर थपकी लगी वैसे ही उसने चूसना शुरू कर दिया। तो ये हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसमें राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और साइकोलॉजी के लास्ट क्वेश्चन की। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो दोस्तों इसमें है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण का सिद्धांत बोल रहा है, संरक्षण का सिद्धांत।
तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप सबको पता होगा कि तीसरी अवस्था है जब बालक 7 से 11 वर्ष के मध्य होता है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और इसमें संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है। अब बात करते हैं हिंदी के क्वेश्चनों की। असंगत कथन छांटिए। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दित्सा, दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं लोमहर्षक, और बालुका युक्त तट या भूमि सिकता। तो दोस्तों इसमें असंगत विकल्प बताना है, असंगत कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा वो दित्सा, ये असंगत है। नीचे वाले 3 आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। फिर किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है। मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। रिश्तों में स्वार्थ देखने वाले युवा सानिध्य की उष्मा पहचाने। राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस राज रावण को मार डाला और 5वीं मंजिल से गिरा, मरेगा नहीं तो क्या जिंदा रहेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि सर्वनाम पदबंध का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है। तो दोस्तों इसमें है कि मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, ये सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। फिर है अशुद्ध संधि वाला विकल्प चुनिए। मद प्लस उन्मत्त मदोन्मत्त, विद्वत प्लस मुख विद्वन्मुख, तत् प्लस उपरांत तदोपरांत, और षट प्लस आयतन षडायतन। तो दोस्तों इसमें अशुद्ध छांटना है, तो अशुद्ध है तत् प्लस उपरांत तदोपरांत। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें राइट हो जाएगा। तत् प्लस उपरांत है वो तदोपरांत, ऑप्शन नंबर 3 ये अशुद्ध है। फिर है किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है। वाक चातुर्य, तीर्थाटन, अरण्य रोदन और मीन केतु। तो दोस्तों कौन से विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 4 मीन केतु, ऑप्शन 4 है वो इसमें बिल्कुल राइट है, मीन केतु। फिर है तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। वार्ताक बैंगन, लोहमसा लोमड़ी, मस्तक माथा, और शंठिका सोंठ। तो दोस्तों इसमें तत्सम और तद्भव दृष्टि से अशुद्ध शब्द वो छांटना है। तो लोहमसा लोमड़ी ये इसमें गलत है, लोहमसा लोमड़ी। वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। विद्वता, गीतांजलि, पक्षीगण और स्वामी भक्त। तो दोस्तों ये तो पहले भी आया है, इसमें आ जाएगा अशुद्ध विकल्प विद्वता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। पक्षीगण आप देख लो, सब पहले एक ऑप्शन आया था जिसमें पक्षी में मतलब पक्षी में बड़ी अक्षी लिखते हैं, लेकिन जैसे ही पक्षीगण होता है तो यहाँ पे छोटी अक्षी आ जाती है। ये शुद्ध विकल्प है दोस्तों, अशुद्ध नहीं है। अब ये देखिए मतलब क्वेश्चन पढ़िए, अशुद्ध विकल्प का चयन करना है, तो अशुद्ध विकल्प है यहाँ पे विद्वता। बाकी के तीनों शब्द वो राइट हैं, लेकिन हमने जो पहले पेपर किया था कल या परसों उसमें पक्षीगण भी लिखा हुआ था, लेकिन उसमें अक्षी की मात्रा वो बड़ी आई थी, इसलिए पक्षी में तो आता है अक्षी बड़ी और पक्षीगण होते ही मात्रा हो जाती है वो छोटी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तुम सब आ गए अच्छे, कहाँ रह गए, जो बाहर खड़ा है उसे अंदर बुलाओ, तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ, कुछ तुम करो कुछ मैं करूँगा। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ, ये सार्वनामिक विशेषण है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक मिनट दोस्तों। फिर ये देखिए, निम्न में से किस विकल्प में गरुड़ का पर्याय नहीं है। अहिबोजी, वेंतेय, हेरम्ब और खगनाथ। तो दोस्तों गरुड़ का पर्यायवाची कौन सा विकल्प है वो इसमें गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है वो हेरम्ब, ये गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, वयोवृद्ध शब्द में संधि है। स्वर संधि, वर्णागम संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो दोस्तों इसमें विसर्ग संधि है, वह है प्लस वृद्ध हो जाएगा, वह है प्लस वृद्ध। फिर आता है अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। सारोपा, सहगामिनी, पुनरुद्धार और समाधि। तो इसमें कौन सा मतलब विकल्प है जिसमें 2 उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सहगामिनी, ऑप्शन नंबर 2 सहगामिनी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अशुद्ध विकल्प बताना है। आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ। मेरठ में कई दर्शनीय स्थल हैं। यह छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए है। मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसमें अशुद्ध है, आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ, ऑप्शन नंबर 1 है वो अशुद्ध है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
किस वाक्य में इच्छार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है? ईश्वर तुम्हारा भला करे, कृपया यह प्रकरण जांच दीजिए, लगता है इस वर्ष खूब वर्षा होगी, यदि वह पढ़ता तो आज सफल हो जाता। तो दोस्तों इसमें इच्छार्थक वृत्ति का पूछ रहा है कि इच्छार्थक वृत्ति कौन सा है? ईश्वर तुम्हारा भला करे, ये ईश्वर तुम्हारा भला करे ये क्या है? इच्छा है। फिर निम्न में से वाक्य चुनिए। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, कुत्ता सारी रात भौंकता है और किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। तो इसमें वाक्य कौन से वाक्य में? गर्मियों में रोज नहाया जाता है, यह है वाक्य। फिर निम्न में संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है? विज्ञापनदाता, डबल रोटी, आम चुनाव और हिंदीकरण। तो इसमें संकर शब्द पूछा है कि संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विज्ञापनदाता। विज्ञापनदाता वो संकर शब्द नहीं है। फिर आता है आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, वह दिन भर लिखता रहा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि वह दिन भर लिखता रहा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कौन सा है? तो दोस्तों कालवाचक या रीति, स्थान या परिमाणवाचक कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा कालवाचक, क्योंकि दिन भर नाम आ गया ना, दिन भर लिखता रहा, लिखना की विशेषता बता रहा है दिन भर, तो विशेषण होते हैं, क्रिया विशेषण हो गया है दिन भर, तो दिन भर है कालवाचक विशेषण। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 45 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।